नमस्कार। साक्षात्कार के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और हमारे साथ कारगिल युद्ध के नायक, उस समय के विंग कमांडर रघुनाथ नाम्बियार हैं, जो अभी तत्काल में एयर मार्शल हैं और वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ हैं। और 24 जून 1999 को जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब उन्होंने गिराया था, उसके बाद जो है हालात बिल्कुल भारत के पक्ष में हो गए थे और कहा जाता है कि वो एक निर्णायक क्षण था, टर्निंग पॉइंट था उस युद्ध में और भारत की जीत हुई। अभी हाल में ही जो कारगिल विजय दिवस की 20वीं जयंती मनाई गई है और उसी मौके पर हमारे साथ उस युद्ध के नायक हैं। तो एयर मार्शल नाम्बियार, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अभी भारत ने ये जयंती मनाई है और इसलिए आप उसके नायक हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी हो रही है कि आपसे बात करने का मौका मिला है। जो हमने ये पढ़ा है कि वो जो टाइगर हिल, जिस पे कि पाकिस्तान पूरी तरह उसने कब्जा कर लिया था, और उसके बाद जो हमला आपने किया लेज़र गाइडेड बॉम्ब, और बड़ा ही सफल रहा था, उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया पाकिस्तान की सेना को। लोग भागने लगे, 37 लोग उसमें मारे गए थे और उसने युद्ध की स्थिति को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया था। शायद उसने सोचा नहीं होगा किस तरह का हमला होगा। हमारी क्षमता का जो है सो मूल्यांकन सही नहीं किया था और उसके बाद आपने जो काम किया उसके बाद स्थिति बदल गई। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे विस्तार से कि क्या हुआ था वो? 24 जून को जो हमने जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब टाइगर हिल पे ड्रॉप किया था, वो एक टीम एफर्ट था। मैं तो बॉम्ब को गिराया था, मगर मेरे पीछे 100 से ज़्यादा एयरमैन और वेरियस ऑफिसर्स और पूरे जो सिस्टम था एयरफोर्स का, उस बॉम्ब को उस टाइगर हिल तक पहुंचाने में बहुत काम किए थे। उस दिन सुबह 5:30 बजे हमारा ब्रीफिंग था और तकरीबन 6:30 बजे हमने आदमपुर से टेक ऑफ किया था। आदमपुर 600 किलोमीटर दूर है कारगिल से, और डलहौजी होते हुए हम आदमपुर से 30,000 फीट की ऊंचाई पे हम कारगिल के टाइगर हिल की तरफ उड़ान भरे। और रास्ते में पूरा तैयारी करके बैठे थे कि किस तरह एक्यूरेटली एलजीबी को ड्रॉप करें। एलजीबी ड्रॉप जो है वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और ये पहली बार भारतीय वायुसेना से एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब गुस्से में गिरा रहे थे हम, और इस कारणवश थोड़ा मन में शंका भी था कि ऐसा हो, क्या हम एक्यूरेट रहेंगे, क्या हम अपना काम पूरी तरह करेंगे। पहली बार हम गिरा रहे थे एक वेपन को जो इवन ट्रायल में भी नहीं गिरा चुके थे, और वो भी नहीं, हमारे पास जो लेज़र डेजिग्नेशन पॉड था वो न्यूली इंटीग्रेटेड था, नया था, इसराइल से ख़रीदे थे। वो डे एंड नाइट कैपेबल था और पहली बार हम उसको यूज़ कर रहे थे टाइगर हिल के अगेंस्ट। तो काफ़ी हमारे मन में डाउट्स भी थे, मगर जब टाइगर हिल को देख पाए हम, तो तब कुछ अजीब सा फीलिंग मन में घुसा कि ये हो जाएगा। और श्योर इनफ जब टाइम आया, जब ट्रिगर प्रेस किए तो बॉम्ब क्लियरली निकल गया था हमारे जहाज़ से। हमारा जहाज़, क्योंकि जब वो बॉम्ब का जो वज़न है वो तकरीबन 600 केजी है, जब वो 600 केजी वज़न बॉम्ब जहाज़ से निकलता है तो जहाज़ थोड़ा ऊपर से झटका लगता है। जैसे कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट, भारी है, अगर भारी नीचे गिरेगा तो स्वाभाविक रूप से वो बिल्कुल, जैसे कि आप अगर जहाज़ में जा रहे हो तो जब कभी टर्बुलेंस लगता है तो जो झटका मिलता है ना, जो उसी तरह का एक झटका मिलता है जब बॉम्ब एक्चुअली ड्रॉप होता है जहाज़ से। और 30 सेकेंड के अंदर बॉम्ब जाके वो जो उनके जो पाकिस्तानियों के जो 9 टेंट थे उधर टाइगर हिल के ऊपर, उसके ऊपर पूरा सबको धस नस कर दिया था। वो तो इंटरसेप्ट उस समय आया था जिसमें कि ये कहा गया था कि पाकिस्तानी सेनाएं बिल्कुल भागना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और ये भी था कि वहाँ राशन नहीं पहुँच पा रहा है, उनके ईंधन खत्म हो गए हैं। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी पाकिस्तानी सेना की वहाँ टाइगर हिल पे। टाइगर हिल जो जहाँ लोकेटेड है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि टाइगर हिल पे अगर आप कोई टुकड़ी ऊपर रखें तो आपको NH-1A क्लियरली दिखाई देता है, और NH-1A की शेलिंग जो हो रहा था पाकिस्तानी की साइड से, वो जो जवान थे, वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो टाइगर हिल के ऊपर बैठे थे, वो ये आर्टिलरी शेलिंग को कंट्रोल कर रहे थे, वेरी एक्यूरेटली टारगेटिंग कर रहे थे। आपको याद होगा कारगिल का जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को उन्होंने टारगेट किया, कारगिल का जो एम्यूनिशन डंप था उसको भी टारगेट किया था उन्होंने एक्यूरेटली। तो
बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि टाइगर हिल को आप कैप्चर करें। और एयरफोर्स का जो LGB डिलीवरी जो था, सबसे पहले वाला डिलीवरी, वो स्पेशली टाइगर हिल के लिए चूज़ किया गया था ताकि इसको एलिमिनेट कर दें। तो पहली बार तो शायद 11 मई 1999 को एयरफोर्स के सामने प्रस्ताव आया था कि वायुसेना का इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ। और फिर काफ़ी विचार के बाद जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसने अनुमति दी कि हाँ एयरफोर्स का जो है इस्तेमाल हो, और तब फिर जो है ये इतना बड़ा ऑपरेशन आप लोग, ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से उसमें जाना जाता है। ऑपरेशन विजय का एक हिस्सा था सफ़ेद सागर। तो उसके बाद जी हाँ 25 मई को कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी हमें हमसे आदेश दिया है आर्म फोर्सेस को कि एयर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। और 26 मई को इंडियन एयरफोर्स पूरी तैयारी से पूरा एयर ऑपरेशन शुरू किए थे। और एक दिन में आपने शुरू कर दिया? हाँ बिल्कुल, 24 आवर्स। इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता एयर ऑपरेशन शुरू करने में, हमने 24 आवर्स के अंदर ही शुरू कर दिया था। मगर ये जो एयर ऑपरेशन था फर्स्ट 2 डेज, वो पूरे वेस्टर्न एयर कमांड के रिसोर्सेज के साथ था। हमारे MiG-21, MiG-23 और MiG-27 और MiG-29 को हमने श्रीनगर और अवंतीपुर में भेजे थे, और वहाँ से एयर ऑपरेशन हमने शुरू किया था 26 मई इटसेल्फ। 27 मई को हमारे एक MiG-21 और एक MiG-27 का क्रैश हो गया। MiG-21 था वो, उसमें स्क्वाड्रन अजय आहूजा पायलट थे, और उनके जहाज को दुश्मनों ने स्टिंगर मिसाइल से शूट डाउन कर दिया था। जो MiG-27 था, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता फ्लाई कर रहा था, वो उसका इंजन फ्लेम आउट हो गया, इंजन फेल हो गया था, और नचिकेता को एजेक्ट करने की एजेक्ट किया था, और उनको पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया और उनको POW बना दिए थे। 28 मई को हमारे जो Mi-17 जो थे सरसावा से और जम्मू से जो गए थे, 4 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन जो थे, नुब्रा फॉर्मेशन, उसमें से नुब्रा 3 जो थे उनके पास ये जो फ्लेयर्स एंड शेफ डिस्पेंसिंग सिस्टम नहीं था। और जब एनिमी सोल्जर्स ने जब उसको टारगेट किया स्टिंगर मिसाइल के साथ, उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और 4 लोग मरे। तो जब ये पिछले स्टार्टिंग में जो थे, शुरुआती झटका काफ़ी लगा, बहुत ही दुखद भरी झटका लगा था हमें। 3 जहाज और वो भी 2 दिन के ऑपरेशंस में, कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते, काफ़ी बैड सा था फीलिंग। और इसके बाद ही हमने मिराज 2000 को उस एरिया में ले आए। मिराज 2000 आपको याद होगा उन दिनों में, और अभी भी ग्वालियर बेस्ड है, और वहाँ से ग्वालियर से हमने उनको फॉरवर्ड डिप्लॉय किया था आदमपुर, वेस्टर्न एयर कमांड ने। और एयर ऑपरेशन जो मिराज ने उन्होंने अंडरटेक किया था वो आदमपुर और अंबाला से किया था। और कारगिल जो है वो रफली अबाउट 600 किलोमीटर है आदमपुर से, और अबाउट 700 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। तो मिराज जो विमान जो उनका काफ़ी रेंज था और एंड्योरेंस था। लेकिन ये कहते हैं कि मतलब वो 1000 किलोमीटर की गति से जो है सो वो मिराज चलता है, और फिर उसकी ऊंचाई भी उतनी अधिक होनी चाहिए, और उसके बाद जो है उसमें जो है सो निशाना जो है ठीक बांध पाना, और उसके बाद फिर ये भी ध्यान रखना है कि नीचे से दुश्मन की सेना भी तो चुपचाप बैठी नहीं रहेगी, वो भी तो आपके ऊपर आक्रमण करेगी, तो उससे भी अपना बचाव करना है। तो इन सब के साथ जो है ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें क्या बहुत कठिनाई होती है, क्या मतलब आप कहना चाहेंगे इस बारे में? कठिनाई तो होती है, मगर एक्सपीरियंस पायलट हो, टेस्ट पायलट, मैं तब एक टेस्ट पायलट था, काफ़ी एक्सपीरियंस था। 1900 आवर्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स थे मेरे मिराज 2000 में, और मेरे साथ एक बैक सीटर भी थे, स्कॉलर मनीष यादव, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था मिशन, डिफ़िकल्टी लेवल तो था, मगर वो इनसरमाउंटेबल नहीं था। और लेज़र गाइडेड बॉम्ब जो है उसका जो ड्रॉप करने का जो प्रोसीजर्स है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और वो काफ़ी जल्दी 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे सब कुछ जो हॉटाइज वगैरह है, जो स्विचेस हैं एयरक्राफ्ट को, सबको मैनिपुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्विकली करना पड़ता है। और अगर वो सब ठीक से अगर आप कर पाए तो बॉम्ब भी बहुत सक्सेसफुली जाता है और बहुत एक्यूरेटली जाती है। एयर मार्शल नंबर 1, छोटा सा ब्रेक यहाँ पे हम लेते हैं, और ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे, क्योंकि इस ऑपरेशन की कहानी ख़त्म नहीं हुई, उसके आगे भी कई और हमले करने पड़े थे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लें। कब बने रहिए हमारे साथ।
मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ, आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबसे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? नमस्कार, आपका दोबारा स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम बातचीत कर रहे हैं एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार से, जो वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख हैं। हाँ नाम्बियार साहब, कहानी वहीं पे तो ख़त्म नहीं होती है 24 जून के साथ ही। हालांकि उस समय जो वीडियो आया था कि इस तरह से पाकिस्तानी सेना में घबराहट मच गई, सब लोग भागने लगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की थी कि टाइगर हिल पे कैसे कब्जा किया जाए, और अंतिम हमला आपका हुआ था पॉइंट 4388 पे। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि इस हमले के बाद ही पाकिस्तान ने उस तरह से साहस किया, और फिर आप कैसे उससे निपट पाए। आपको याद होगा कि 24 जून में हमने LGB स्ट्राइक किया था टाइगर हिल के टॉप पे। उसके 3 या 4 दिन बाद 4 जुलाई मॉर्निंग हमारे इंडियन आर्मी के फौज ने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया था। उसके तुरंत बाद 5th या 6th और 7th को काउंटर अटैक हुआ पाकिस्तानियों की तरफ से, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि टाइगर हिल को रिकैप्चर करें। ये कुछ प्रेस्टीज सा ईगो का प्रॉब्लम था, क्योंकि ये मतलब उनको ये लगा कि उनकी हार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो बहुत झटका लगा कि टाइगर हिल का इंडियन आर्मी के कैप्चर में आना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। एक तरह का तो उन्होंने छल से ही उन्होंने कब्जा किया था, कोई लड़ाई लड़के तो कब्जा किया नहीं था। छल से उनकी सेना आ गई, और जो है उसने, क्योंकि उस समय एक माना जाता था कि एक तरह का जो है समझौता था कि भाई ठीक है, न तो हम उधर जाएंगे न वो इधर आएंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो नियंत्रण रेखा पार करके कब्जा कर लिया था। तो एक छल तो था ही उसमें। बिल्कुल, टाइगर हिल जो था वो स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उधर अगर आप एक टुकड़ी को रखें तो आपको जो हमारा जो हाईवे था ना NH1A, जो श्रीनगर से ले चलती थी, उस हाईवे के ऊपर उनका निगरानी बैठा रहता था, और इस कारणवश उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो टाइगर हिल को रिकैप्चर करें। टाइगर हिल से उन लोग को जो भी हमारा जो रोड मूवमेंट जो होता था वो उनको डायरेक्टली देख पाते थे, और उनके जो आर्टिलरी गन्स थे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड थे, उनको एक्यूरेटली टारगेट करने में उनको काफ़ी मदद मिलता था। तो आपने जो हमला किया तो उनकी ओर से तो हमले हुए होंगे आपके प्लेन के ऊपर, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कितने हमले हुए, कैसे आपने अपने आप को बचाया। हम कई बार टाइगर हिल तो नहीं, बाकी टारगेट में जाते थे, और जब भी हमारा जहाज पास आता था उन लोग स्टिंगर मिसाइल फायर करते थे हमारे अगेंस्ट। स्टिंगर मिसाइल जो उसका जो रेंज है वो 10,000 फीट है, या 3 किलोमीटर रेंज है। अगर आप 3 किलोमीटर से ज़्यादा रहे तो स्टिंगर मिसाइल आप तक पहुँच नहीं, आप उसके ऊपर, हम उसके ऊपर फ्लाई करते। लेकिन ये भी तो है कि फिर बॉम्ब गिराने के लिए तो आपको नीचे उतारना पड़ता है। लेज़र गाइडेड बॉम्ब के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे आए, बट कई कारण ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर एक्सेसिव विंड स्पीड हो
अगर हवा की जो गति कुछ ज़्यादा ही हो 100 किलोमीटर से कम ज़्यादा हो तो ज़रूरी पड़ता था कि नीचे आए, क्योंकि नीचे लोअर हाइट्स में जो है उसका विंड वेलोसिटी रिड्यूस। और ये भी होता है कि तापमान में और ये जो का हवा जो गति है इसमें मतलब बदलाव बहुत तेज़ी के साथ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर जो जहाज़ का जो कंप्यूटर थे वो सब उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाते थे और उसमें इतना दिक्कत नहीं था। मगर क्रॉस विंड जो था, विंड कंपोनेंट को केटर करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमें करेक्ट हाइट मेंटेन करें। अच्छा, उसमें एक और विवाद ये हुआ था कि हेलीकॉप्टर को जो है सो उन कामों में लगाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय कोसोवो में भी युद्ध चल रहा था और नेटो की सेना वहाँ लगी हुई थी। तो उसने 100 अपाचे हेलीकॉप्टर को पहले तो उसने किया था, मतलब डिप्लॉय किया, लेकिन फिर उसको ग्रीस में वापस बुला लिया था। यहाँ भी इस बात को लेकर के था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि वो क्या विवाद था। कोसोवो में जो नेटो फोर्सेस थे उन लोग ने तो इनिशियली अपाची 100 हेलीकॉप्टर तक वहाँ तक पहुँचाए थे, मगर उन्होंने उनके टैक्टिक्स ये था कि वो पहले बैटलफील्ड को शेप करें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ, और जो उसके बाद फाइटर्स और बॉम्बर्स के साथ शेप करें बैटलफील्ड, उसके बाद ही वो हेलीकॉप्टर्स को वहाँ इंडक्ट करें। वही उनका सोच विचार था और हम भी वैसी विचार के थे। इंडियन एयरफोर्स में तो हम सोचते थे कि हेलीकॉप्टर को कठिन जगह पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। हेलीकॉप्टर का जो वल्नरेबिलिटी जो है काफ़ी हाई है, स्पेशली इन द मॉडर्न बैटलफील्ड। तो इसी कारणवश हमें काफ़ी रिलक्टेंस था कि हम हेलीकॉप्टर को बैटलफील्ड में डालें, मगर ऐसा हुआ कि पहले दिनों में हमने काफ़ी चांस लिया था। और आपको याद होगा 28 को जब हमने एक हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन 4 हेलीकॉप्टर के फॉर्मेशन भेजा था तोलोलिंग के अटैक पे, तो उसमें एक हेलीकॉप्टर में जिसमें वो शेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम नहीं था, उसको पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल के साथ एक्यूरेटली हिट किया था और उस समय हमें हमारी 4 मार्टियर्स मर गए उधर, 4 लोग शहीद हुए। तो अब तो खैर तकनीक काफ़ी उससे आगे निकल गई है। यही कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो 1000 एयरक्राफ्ट के साथ जर्मनी में हमला किया गया था, जिसमें कि सारे मित्र राष्ट्रों के जो प्रमुख सदस्य थे, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, सब मिल कर के किया था। अब तो स्थिति बहुत बदल गई है। अब 1000 जो है एयरक्राफ्ट जाए, आज तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो वो एकमात्र घटना है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी का विकास ऐसा हुआ है, उसमें कम से भी काम चल जा रहा है। ये तो सही बात है, क्योंकि इन दिनों में एक्यूरेसी बहुत पुअर था। 100 बॉम्बर्स या 1000 बॉम्बर्स की ज़रूरत पड़ता था कि कुछ टारगेट डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी को अचीव करने में। आजकल के दिनों में जो एक्यूरेसी जो आया है एयर वॉरफेयर में, टारगेटिंग में, प्रिसिशन बॉम्बिंग में, अब एक बॉम्ब के साथ हमें एश्योरेंस है कि वो टारगेट को मार पाएगी और उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगी। बालाकोट में भी वही प्रिसिजन अटैक था। बिल्कुल, बालाकोट में भी हमने वही प्रिसिजन अटैक किया था। आपको याद होगा 3:30 बजे रात को इंडिया टाइम हमने बालाकोट में हमारे 5 बॉम्ब गिराए थे, सारे बहुत एक्यूरेटली गिराए थे और सारे जो उनके इंटेंडेड टारगेट। मीडिया में ये क्यों प्रचारित किया गया कि ये अटैक नहीं था सफल? ये इसका क्या कारण था? कुछ विदेशी मीडिया में ये बातें जो ये तो प्रोपोगेंडा था पाकिस्तानियों के साइड में, कुछ नहीं हुआ था। आपको मालूम है कि उन लोग वहीं उनको कोई रिपोर्टर्स को उन्होंने उधर 45 डेज तक किसी को वहाँ पास नहीं गुजरने के लिए दिया था। हमें पक्का निश्चित है कि वहाँ बहुत हमारा बॉम्ब बहुत ही एक्यूरेटली गिराए थे और हमने जो अचीव करना चाहता वो पूरा एक्यूरेटली, जो भी हमें अचीव करने का हमारा मकसद था वो पूरा अचीव हो गया था। लेकिन कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं है। उसको तो गिनती तो नहीं है, मगर हमें तकरीबन अनुमान है कि जो भी हम मारना चाहते थे, जो हमने जो भी मैसेज उनको देना चाहता था वो उनको करेक्ट। तो काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें, काफ़ी लोग मारे गए थे डेफिनेटली। नहीं, वो गिनती तो खैर संभव भी नहीं है, गिनती तो नहीं हो सकती, मगर उनको मालूम है, पाकिस्तानियों को जरूर मालूम है कि उनकी लाश तो वहीं पे पड़ी होगी, तो उनको मालूम होगा ही। बिल्कुल, और जो मैसेज था उनके लिए था, तो मेरे हिसाब से वो सब बहुत ही सही मैसेज करेक्ट एड्रेस में पहुंचा। तो ये थे एयर मार्शल रघुनाथ नामबियार, जिन्होंने विस्तार से पूरी कारगिल की कहानी बताई। और आपको बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार को देखने के लिए। नमस्कार।